तो लास्ट टाइम मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था यूनिट सेकेंड, लगभग वो तो कंप्लीट किया हमने. टुडे वी आर गोइंग टू टेक बैगेज हैंडलिंग, दैट इज यूनिट 3. But before we will start unit 3, I will like to discuss with you different modes of payment, because this we had not completed during our previous session. When we talk about modes of payment, there are multiple ways by which payment can be done while booking of tickets. As I told you that initially this was a very hectic procedure. When a person has to book a ticket, how much difficulties he or she used to face, and how much time consuming the process was. But with the passage of time and with technological evolutions going on, the process has changed. Okay? Yes, sir. The process has changed over a period of time. We have a student from 6th semester, Shabnam. Shabnam, is it audible? जी सर. Right now I am discussing with semester 4 airline tariffs and ticketing. So जी सर. if you are interested in being with the topic, you can continue logging on with us. Or if you want to leave, you can rejoin at around 11:30 or 11:40 if you have something to discuss. Okay? Or if you want to continue with us, you can, if you will find it interesting, and then you can continue with us. जी सर, मैं कंटिन्यू करूँगी. Okay ji. So we are talking about airline tariffs and ticketing right now, and last time we had discussed fare construction and other types of fares, and today we will be taking baggage handling. But before that, as I told earlier, that we will be talking about modes of payment. So modes of payment have been multiple during the past. Yes. No, during the past it was limited. Now the payment options are multiple. क्योंकि past में तो mostly या तो चेक से पेमेंट की जाती थी या कैश. But right now we have multiple options. Like now we have debit cards, we have credit cards, we have digital money transfer mechanism. Suppose a travel agent has to take payment from a traveler. He or she can take the payment online. For that, the travel agent incorporates a payment gateway in his website. अगर उसकी इंडिपेंडेंट वेबसाइट भी है तो उसमें वो एक पेमेंट गेटवे ऐड कर सकता है. पेमेंट गेटवे ऐड करने के बाद ट्रैवलर डायरेक्टली उस ट्रैवल एजेंट को पेमेंट कर सकता है. Yes, sir. और उसमें ट्रैवलर को कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है. क्योंकि सपोज पेमेंट गेटवे ऐड करने के बाद देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस विच आर वेरी रिलायबल. क्योंकि कुछ लोग डरते हैं ना ऑनलाइन पेमेंट करने से. उनको लगता है कि फिर मत पैसा कट जाएगा, कोई मत फिर खुद ही निकालेगा पैसा. तो कुछ इंस्टेंसेस में वैसे केसेस हुए भी, लेकिन अब कुछ जो अब लगभग बहुत रिलायबल हैं, जैसे अक्सर आपने वर्ड सुना होगा पेटीएम. Yes, sir. तो पेटीएम एक क्रेडिबल एप्लीकेशन है फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स. या इसी तरह से आपने सुना होगा
might have come across the term what we call as this JK Bank's M-Pay. M-Pay सर। तो M-Pay भी जैसी रिलायबल है, क्योंकि उसमें कोई खतरा नहीं है, परवाह नहीं है उसमें, क्योंकि वो एक रिलायबल सोर्स से है। या इसी तरह से एक और डिजिटल एप्लीकेशन जो बहुत कॉमन है, भीम। तो इसी तरीके से अब गूगल पे है, और भी कुछ मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं विच कैन फैसिलिटेट दिस ऑनलाइन पेमेंट। तो वो यूज कर सकते हैं और आराम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा ये चीज है कि जो हम बात करते हैं डेबिट कार्ड, क्योंकि ये भी ऑप्शन आता है कि वेदर यू वांट टू पे थ्रू डेबिट कार्ड और यू वांट टू पे थ्रू दिस व्हाट वी कॉल एज क्या कहते हैं इसको, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। तो वो मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। तो उसमें भी आपके पास सपोज अगर डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है तो उसमें आपको डेबिट कार्ड डिटेल्स एंटर करनी पड़ती है। यू नीड टू एंटर द डेबिट कार्ड डिटेल्स बिकॉज देयर इज अ डेबिट कार्ड नंबर। ओके, डेबिट कार्ड नंबर होता है, और उसके अलावा उसमें जो कार्ड की वैलिडिटी होती है, एक्सपायरी, तो वो मेंशन करना पड़ता है। और पीछे होता है एक नंबर 3 डिजिट, तो वो प्रोवाइड, उसको कहते हैं CVV। तो वो डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है मोस्टली जब डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स करनी होती है। आजकल तो मैकेनिज्म फूल प्रूफ बन गया है, क्योंकि मिसयूज होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज नाउअडेज यू रिसीव इंस्टेंट वन टाइम पासवर्ड which you have to provide while authenticating the online payments. So that had made the system foolproof, because that acts as a deterrent, because otherwise some cards were being misused. But OTP you receive on your mobile phone instantly, and the validity of that remains for a quite less period of time. So with that mechanism you can make it easy and safe. तो वो चीजें हैं। फिर हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। कैन यू टेल मी अ डिफरेंस बिटवीन अ डेबिट कार्ड एंड अ क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड में सर उधार लेते हैं बैंक से। हाँ, डेबिट कार्ड में आपकी जो बैलेंस है वो सपोज आपको ऑलरेडी 10,000 या 20,000 बैंक में है, तो उस अमाउंट तक आपका वो पैसा आप यूटिलाइज कर सकते हैं डेबिट कार्ड को यूज करके। तो क्रेडिट कार्ड में आपको एज सच आपका पैसा नहीं होता है बैंक में, बल्कि बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आप उस कार्ड को यूज कर सकते हैं। सो every credit card has got a limit that is called credit limit, right? तो उसी क्रेडिट लिमिट के हिसाब से उसका यूज आप कर सकते हैं। सपोज किसी का क्रेडिट लिमिट होगा 1 लाख, किसी का 50,000, तो उस अमाउंट तक वो उस क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग या पेमेंट्स कर सकता है। तो फिर उसके बाद उसका एक टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड में उसको उसकी पेमेंट बैंक को करनी पड़ती है, उसको कहते हैं सेटलमेंट पीरियड उसका होता है। तो वो चीजें क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती है। तो दैट इज एक्चुअली हाउ द पेमेंट्स आर बीइंग मेड और रिसीव्ड व्हाइल यू आर एंगेज्ड विद द प्रोसेस ऑफ टिकटिंग। ओके, सो now after that we will come to the unit 3, that is baggage handling.
एयर ट्रैवल में अक्सर आपने देखा होगा कि क्योंकि नेचुरली ज़्यादातर लोग एयर ट्रैवल करते हैं जब दूर जाना होता है, क्योंकि नज़दीक डेस्टिनेशंस के लिए सपोज किसी को श्रीनगर से बांडीपुरा जाना है तो इसमें मत एयर ट्रैवल करेगा। तो मोस्टली फार ऑफ प्लेसेस जब जाना होता है तभी ज़्यादा लोग एयर ट्रैवल करते हैं, अदरवाइज रोड शॉर्ट डेस्टिनेशंस के लिए तो रोड ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, फार डेस्टिनेशंस के लिए ज़्यादा एयर ट्रैवल प्रेफर करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एयर ट्रैवल, people carry some luggage with them, because when a person is going to a far off place so definitely he or she has a bag, some luggage is with him or her। तो वो जो लगेज है उसी को बैगेज कहते हैं। तो विद द पैसेंजर जो ट्रैवल करता है ट्रैवलर, उसके साथ वो बैगेज भी होती है। तो उसकी बैगेज को हैंडल करने के लिए बाज़ाबिता एक सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, BHS। व्हाट्स इट कॉल्ड? Baggage handling system. Baggage handling system। तो this baggage handling system was existing earlier also, but it used to be manual that time। पहले ये मैन्युअली होता था सब कुछ। सपोज ट्रैवलर का बैग उससे लिया जाता था, फिर उसको वहाँ पे जो हैंडलर्स थे, उनको हैंडलर्स कहते थे, वो उसको कैरी करते थे, या वो ट्रॉली एक होती थी उसमें वो लेके जाते थे उसको, और फिर पहले उसको अपने हिसाब से वो डालते थे, टैग्स वो फिक्स करते थे, फिर उसको जहाज़ में लेते थे। तो एक मैनुअल प्रोसेस होती थी। लेकिन 1971 के बाद ये मैनुअल सिस्टम चेंज हो गया, ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग सिस्टम। इट गॉट transformed into an automated baggage handling system. Okay, so when we talk about automated baggage handling system, it was an organization that was BNP Associates in 1971। तो BNP एसोसिएट्स ने ही ये स्टार्ट किया 1971 में। पहली बार जब ये ऑटोमेटेड सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो वही ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इस चीज़ को इनोवेट किया, एंड दे स्टार्टेड दिस automated baggage handling system, right? तो उससे काफ़ी चेंज आ गई इस प्रोसेस में। So a lot of change was perceived after that in this system, because now what happens? Now there are automatic conveyors at the airports। अब एयरपोर्ट्स में ऑटोमेटिक कन्वेयर सिस्टम रहता है। उसमें वो मशीन्स फिक्स होती है और जो मशीन्स उसको ऑपरेट करती है। अब क्या होता है, अब जब एक पैसेंजर जाता है एयरपोर्ट, तो वो बैगेज काउंटर पे अपनी बैगेज हैंड ओवर करता है, और वहीं पे उसको वो उस मशीन पे रखता है, और उसके बाद वहाँ पे उसका वेट होता है, क्योंकि इसमें होता है एक्चुअली बैगेज अलाउंस होता है, जिसको हम फ्री बैगेज अलाउंस कहते हैं। सपोज एक ट्रैवलर जब टिकट लेता है एयरलाइंस की, तो उस पे ही उसको मेंशन होता है कि उस टिकट पे
उसका फ्री बैगेज अलाउंस कितना है. And it varies from airline to airline. It also varies from class of travel. Because a person who is traveling business class will have definitely more free baggage allowance than a person who is traveling on economy. क्योंकि डिफरेंट क्लासेस होते हैं ना टिकट्स के. बिजनेस क्लास में सपोज फैसिलिटीज ज़्यादा होती है, उसमें सीट कंफर्टेबल होती है, लेग स्पेस ज़्यादा रहती है, शोल्डर स्पेस ज़्यादा रहती है, और भी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मील्स रहते हैं. तो उसी तरीके से बिजनेस क्लास टिकट पे बैगेज फ्री बैगेज अलाउंस भी ज़्यादा रहता है. सपोज फॉर एग्जांपल अगर 20 किलो होगा नॉर्मल इकोनॉमी टिकट पे, मे बी बिजनेस क्लास पे 30 किलो होगा, 10 किलो उसको एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस. दैट मीन्स दैट ट्रेवलर कैन कैरी अ बैगेज ऑफ 30 kg विद हिम विदाउट एक्स्ट्रा चार्ज. तो उसे कहते हैं फ्री बैगेज अलाउंस. तो उसी तरीके से अगर फिर उसको उससे ज्यादा बैगेज निकले, क्योंकि मैंने बोला ना उसको वेट किया जाता है, तो फिर अगर उसको सपोज 20 kg है फ्री बैगेज अलाउंस और उसके पास निकले 25 kg बैगेज, तो कितना एक्सेस बैगेज हो गया उसको. If he was entitled to a free baggage allowance of 20 kg and he had got with him 25 kg baggage without handbag, तो उसका Yes, sir. एक्सेस बैगेज कितना होगा? 5 kg. 5 kg. तो उस 5 kg पे उसको लगेगा चार्ज, and that charge is called excess baggage charge. So and that is per kg एयरलाइंस का होता है एक अमाउंट. सपोज अगर 450 रुपया होगा पर केजी, तो 5 kg का उसको अकॉर्डिंगली उतना अमाउंट देना पड़ेगा. गॉट इट? तो वो हो गया एक्सेस बैगेज चार्ज, तो वो देना पड़ता है. तो लेकिन अभी हम वापस आएंगे इसकी हैंडलिंग कैसे होती है. तो फिर जब ये बैग इसका जब वेट होता है तो ऑटोमेटिकली वेट वहाँ पे डिजिटल मशीन से होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है पूरा, और उतनी ही दौरान उसका वहाँ पे एक नंबर चढ़ता है, एक 10 डिजिट कोड जैसा उसको लगता है वहां पे, स्टिकर जैसा. और वो जो कोड उस पे लगता है उस बैग पे, वो उसको स्टिकर की तरह लगता है ऊपर से, और वही कोड जो है वो जो ट्रैवलर है उसके बोर्डिंग पास के ऊपर भी लगता है. Yes, sir. बोर्डिंग पास के ऊपर भी वो कोड लगता है. तो उससे ये पता चलता है कि ये बैग इस कस्टमर का है, क्योंकि उसी कस्टमर का लगा ना वो कोड उसके बोर्डिंग पास पे. Yes, sir. और ऑटोमेटिकली जो वहां पे कंप्यूटर पे उसका जो रिकॉर्ड दर्ज होता है उसको कहते हैं ना पीएनआर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड. Yes, sir. तो उसके पीएनआर के अगेंस्ट भी उस बैगेज कार्ड की वो जो कोड है वो डिटेल्स उसमें आती है. आई विल टेल यू लेटर कि उसका फिर क्या काम रहता है. एज सच तो अभी आपको उतनी रिलेवेंस नहीं लगेगी उसकी, लेकिन कभी वो चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल रहता है. आई विल टेल यू एट व्हाट सिचुएशन दैट इज रिक्वायर्ड. तो वहां पे उसका वो दर्ज होता है वो डिटेल. तो उसके बाद ही उसको ये बोर्डिंग पास दिया जाता है. तो उसमें जो
वो नंबर होता है, वो कोड होता है, उसको एक मशीन होती है, उसे कहते हैं ATG, दैट इज ऑटोमेटिक टैग रीडर, ऑटोमेटिक टैग रीडर। तो वो ऑटोमेटिक टैग रीडर जो है वो उस मशीन को रीड करता, मतलब वो उस नंबर को रीड करता है। क्या करता है? आर वी इन? यस सर, रीड करता है। ओके, वो उसको रीड करता है। तो उसको रीड करने से वो एग्जैक्ट वो मशीन दिखाती है कि ये किस PNR को एलोकेट हुआ है, ये नंबर। यस सर। तो PNR की डिटेल्स तो ऑलरेडी हैं उस नाम के साथ जिसकी वो टिकट, जिसके नाम पे वो टिकट होती है। तो ये एक मैकेनिज्म होता है। तो इसके बाद जब ये आ गया ये स्पीकर, ये नंबर, तो उसके बाद ये बैग जाता है किस पे? कन्वेयर पे। और कन्वेयर पे ये खुद ही चलता है क्योंकि वो ऑटोमेटेड होता है, और वो उस पे ये खुद ही चलता है। और किसी जगह भी मैनुअल ट्रॉलीज हैं, जब कन्वेयर से ये उतारते हैं मैन्युअली और उस ट्रॉली पे रखते हैं, और उस वो ट्रैक्टर जैसा होता है, वो ट्रॉली उसको लेती है कहाँ पे? रैंप तक। रैंप होता है रीजन ऑफ एयरक्राफ्ट मूवमेंट एंड पार्किंग, जहां पे ना जहाज खड़ा होता है, तो उसे कहते हैं रैंप। दैट इज रीजन ऑफ एयरक्राफ्ट मूवमेंट एंड पार्किंग। लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो फुली ऑटोमेटेड एयरपोर्ट्स होते हैं, वहां पे वो ट्रॉलीज मैनुअल नहीं होती है, वहां पे ये खुद ही उन गाड़ियों में चढ़ता है कन्वेयर बेल्ट से। वो एक ऑटोमेटिक ट्रॉली होती है जिसे हम कहते हैं DCV, दैट इज डेस्टिनेशन कोडेड व्हीकल्स। डेस्टिनेशन कोडेड व्हीकल्स, DCV। तो डेस्टिनेशन कोडेड व्हीकल्स में उसमें ऑलरेडी वो मतलब फीड किया होता है कि आपको इस रैंप तक उसको लेना है, तो वो ऑटोमेटिकली वो डेस्टिनेशन कोडेड व्हीकल उसको खुद ही, उसको कोई चलाता नहीं है ड्राइवर, बल्कि वो खुद ही इसको वहां तक लेता है, एयरक्राफ्ट तक। और वहां पे वो ऑटोमेटिकली एयरक्राफ्ट से उसको, एयरक्राफ्ट के अंदर वो जाता है सामान। सो दैट इज द फुली ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग सिस्टम। लेकिन अभी बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे पार्शियली बैगेज, ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग सिस्टम ऑपरेट होता है, जिसमें आधा तो ऑटोमेटिक है, आधा मैन्युअली होता है। जैसे मैंने बोला कि किसी जगह ट्रॉलीज अभी, जैसे श्रीनगर एयरपोर्ट पे भी मैनुअल ट्रॉलीज चलती हैं, फिर कन्वेयर्स तो ऑटोमेटिक हैं, लेकिन फिर वहां से फिर मैनुअल ट्रॉलीज भी यूज, मैनुअल वो कैरियर्स यूज होते हैं। तो उसके बाद वो जहाज में जाता है सामान। तो फिर जब ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है और फ्लाइट डेस्टिनेशन पे जब पहुंच जाती है, तो वहां पे ये सामान इसी प्रोसेस के थ्रू वापस आता है। और वापस वो आता है, जो उसका एंड पॉइंट है वो है बैगेज क्लेम पॉइंट। बैगेज क्लेम पॉइंट वो भी यही कन्वेयर्स होते हैं वहां पे, लेकिन वहां पे फिर वो सामान जहाज से वापस आता है और वहां पे उसको पैसेंजर अपनी बैगेज को क्लेम करता है और अपनी बैगेज उठाता है। राइट?
और अपनी बैगेज को आइडेंटिफाई कर, क्योंकि उसको पता है कि मेरा कौन सा सूटकेस है, बैग है, तो वो उसको उठा के जाता है। लेकिन अब यहाँ पे है ना पॉसिबिलिटी कि अगर कोई किसी दूसरे का बैग उठाए, है पॉसिबिलिटी, सपोज किसी का सूटकेस है, तो ये पैसेंजर ए का है तो पैसेंजर सी उठा के निकल गया। तो इसके लिए एक सिक्योरिटी चेक होता है एग्जिट पॉइंट पे। हालांकि वो हर किसी टाइम पे नहीं होता है, लेकिन कभी भी हो सकता है। तो इसलिए कोई भी अगर किसी को फिर पकड़ा गया तो उसको फिर बहुत हैवी पेनल्टी चढ़ती है। और उसमें क्या होता है कि जो एग्जिट पॉइंट है, जहाँ से एग्जिट होता है फिर एयरपोर्ट से बाहर जहाँ पे निकलता है आदमी, तो वहाँ पे सिक्योरिटी वाला खड़ा होता है और वो आपका बोर्डिंग पास देख सकता है। क्या देख सकता है? बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास पे क्या लगा है? 10 डिजिट कोड है ना। और वो 10 डिजिट कोड कहाँ पे लगा है? बैग पे। बैग पे। तो वो उन दोनों को टैली करता है, चेक कंपेयर करता है। अगर वहां पे जो 10 डिजिट कोड बोर्डिंग पास पे है, अगर वो जो लगेज पे है उससे डिफरेंट निकला, देन ही विल बी कॉट। फिर उसने की है ना चोरी, उसने दूसरे का बैग लिया। यस सर, यस सर। तो इसलिए कोई ऐसा जुर्रत नहीं करेगा कि वो दूसरे का बैग लेके चला जाए, बिकॉज उसको पता है कि एग्जिट पॉइंट पे चेक हो सकता है। हो गया ये चीज बेनिफिट ऑटोमेटिक टैग रीडर। इसका जो ये कोड्स लगते हैं इस पे। दूसरा चीज ये होता है कभी, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है क्योंकि मल्टीपल फ्लाइट्स होते हैं, मल्टीपल फ्लाइट से बहुत सारी चीजें कभी ऐसे होती हैं कि उसमें ये प्रॉब्लम्स रहते हैं कि सपोज किसी को कोई फ्लाइट है जो श्रीनगर से बेंगलोर जा रही है, लेकिन ये जा रही है वाया जम्मू वाया दिल्ली। तो अब किसी का सामान जो उसको बेंगलोर जाना था, लेकिन ये दिल्ली में ही उतरा। कभी सिस्टम फेलियर होता है कभी। तो अब क्या करेगा वो अपने बैग को कहां पे क्लेम करने की कोशिश करेगा? बेंगलोर में, isn't it? But due to some error, his bag has already been dropped at Delhi. तो अब जब वो वेट करेगा बैगेज क्लेम एरिया पे जो पॉइंट होता है, तो he will not be able to find his luggage, isn't it? Yes, sir. So once he will not be able to find his luggage, then there will be a problem that this person will definitely, he has then a procedure कि उसको रिपोर्ट करना है lost baggage. He will go to the counter and tell the person at the counter that my baggage is not available. तो उसमें एक फॉर्म वो भरेगा, lost baggage फॉर्म। तो उसमें वो डिटेल्स देगा। लेकिन जब वो डिटेल्स देगा, डिटेल्स में वो क्या एंटर करेगा? कोड, वही 10 डिजिट कोड, isn't it? और वही 10 डिजिट कोड जो है, क्योंकि वो है ना उसके बोर्डिंग पास पे ऑलरेडी, बोर्डिंग पास। यस सर। तो वो जब वो एंटर करेगा उस फॉर्म पे, तो उसी के बेसिस पे जो टैग रीडर है, ऑटोमेटिक टैग रीडर, वो उसकी बैगेज को ट्रैक करेगा। यस सर। क्योंकि कन्वेयर बेल्ट में डिटेल्स निकलेगी कि किस कन्वेयर बेल्ट से ये, क्योंकि आजकल एक दूसरा चीज भी मैं आपको बताऊंगा। एक होता है ये टैग, अब दूसरा मैकेनिज्म ये आया है कि एक चिप भी लगता है, उससे ज्यादा क्विकली फैसिलिटेट होता है। एक चिप होता है वो RIFID चिप, तो वो लगता है बैग के साथ। दैट इज अ वेरी माइक्रो चिप।
और वो बाज़ाब्ता जैसे सेंसर ट्रैक करता है उस तरीके से ट्रैक करता है। वो अगर एयरपोर्ट से बाहर भी निकला होगा बैग, वहां से भी उसको ट्रैक कर सकता है। तो वो भी किसी किसी एयरपोर्ट पे आपका आजकल यूज होता है। तो उससे क्या होगा, उससे वो बैगेज रिट्रीव की जा सकती है, क्योंकि वो पड़ी होगी दूसरे एयरपोर्ट पे, क्योंकि वहां पे इंफॉर्म की जाएगी कि ये की डिटेल्स जो है पीएनआर ऐसा ये कहाँ पे है, तो वहां पे ये लेफ्ट ओवर बैगेज में पड़ा होगा, क्योंकि वो बैगेज है ना वहीं पे, क्योंकि जिसको क्लेम नहीं करेगा कोई। तो फिर लास्ट में जो अनक्लेम्ड बैगेज रहेगी वहां पे, वो लेफ्ट ओवर बैगेज में आता है। तो फिर लेफ्ट ओवर बैगेज को जो टीम असाइंड होता है ऑन ड्यूटी, दैट टीम विल चेक दैट एंड विल get it to the person to whom it actually belongs. It takes some time. It may take a couple of days or more than that time. But the person to whom it belongs, he will receive the baggage. फिर उसको ये घर भेजते हैं। ओके, क्योंकि जो उसने वो फॉर्म भरा होता है लॉस्ट बैगेज क्लेम फॉर्म, तो उसमें वो सारी डिटेल्स आती हैं। तो उसके बाद उसका एड्रेस भी उस पर होता है। तो उसके बाद ये बैगेज उसको डिलीवर की जाती है एयरलाइंस की जानिब से। तो ये कभी कभी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी ट्रैवलर का सामान सेफ है, बिकॉज एयरलाइंस एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द ट्रैवलर, राइट? Yes, sir. So I think we will be continuing the other part of this topic in our coming session, because now we have students of 6th semester here. They may have to discuss something. Okay? Yes, sir. So yes, अच्छा, before I will exit you, Saqib, you tell me कि आज के टॉपिक में पर कोई आपको समझ आ गया पूरी तरह से? Yes, sir. कोई डिफिकल्टी? No, sir. ओके, तो आप एक चीज करना, दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ होमवर्क फॉर यू, कि व्हाट यू विल डू, आपके पास तो अब इंटरनेट तो चलता है आपको, यू विल ट्राई टू बुक ए टिकट। आपको मत टिकट बुक करनी है, क्योंकि पेमेंट मैकेनिज्म पे ही तो आपको स्टॉप करना है, क्योंकि उसके आगे तो आपको जाना नहीं है। Yes, sir. लेकिन पेमेंट मैकेनिज्म तक जहां पर वो फिर आपसे पेमेंट मांगेगा पोर्टल, Yes, sir. तब तक, Yes, sir. उसके बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद पेमेंट मत करोगे आप। लेकिन तब तक No, sir. आप उन स्टेप्स को फॉलो करना जैसे कि आपको टिकट निकालनी है। आजकल तो मुझे लगता है एयरलाइंस बुकिंग की बुकिंग तो वो नहीं लेंगे, वो लेते होंगे लगभग जून ऑनवर्ड्स, है ना? तो जून ऑनवर्ड्स की टिकट से 3 जून को आप श्रीनगर टू दिल्ली अपने लिए टिकट बुक करने की कोशिश करना। Yes, sir. तो जो हर कोई स्टेप, जो भी आप हर कोई स्टेप उसमें एंटर करोगे, Yes, sir. उस स्टेप का स्क्रीन शॉट ऑफ उठाना, ठीक है? Yes. क्योंकि वो स्क्रीन शॉट्स फिर आप मुझे दिखाना किस पे हम स्क्रीन शेयर करेंगे। तो स्क्रीन शेयर पर वो स्क्रीन शॉट्स आप मुझे दिखाना, बिकॉज आई विल सी वेदर यू हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस इन द राइट वे और नॉट। तो ठीक है सर। फॉर दिस यू विल मेक यूज ऑफ एनी ट्रैवल पोर्टल, जो आपकी मर्जी है। कौन से ट्रैवल पोर्टल को आप यूज करोगे? मित्रा। ओके, नहीं, मिंत्रा पर तो आप कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। उसमें टिकट्स अवेलेबल नहीं है। आप करना यूज, मैं आपको बताऊंगा, जो आप makeMyTrip.com का यूज करना, ठीक है? www.makemytrip.com। तो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप मेक माई ट्रिप को आप
आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप मोबाइल फोन से यूज करोगे या लैपटॉप से? सेल फोन से। सेल फोन से, तो आपके पास एंड्रॉयड पे मेक माई ट्रिप की ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यस सर। ओके, so you can download the app of Make My Trip, and then that is much easier. Okay. Yes sir. Okay, so with this we conclude this session. Okay, now I am coming to Mohsin Shabnam. Okay, now you discuss whatever you have regarding your project. Okay, let me start with Mohsin. सर एक्चुअली फील्ड विजिट बहुत जरूरी है इस सेकेंडरी डेटा हासिल करने के बावजूद वहाँ पे मतलब हमें पूरी तरह से अवेयर नहीं हो पा रहे हैं उस डेस्टिनेशन के बारे में। हाँ, फील्ड विजिट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज व्हाट आई हैड टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, बट at this stage you can't go for field visit because of the current lockdown. But as far as the collection of secondary data is concerned, for secondary data you need not to move out because you can make use of digital repositories. जो digital resources आपके पास available है उससे आप secondary data उसका हासिल कर सकते हैं। तो it is only for the collection of primary data that you may have to physically visit the place. You got it? Yes sir. तो secondary data जो मैंने आपको बताया कि वो आपको definitely मिलेगा online, लेकिन आपको you have to make use of proper search methodology in order to obtain that data. और उसमें जो सर्च मेथडोलॉजी पर भी मैंने पिछली बार, आई डोंट नो वेदर यू वर प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट लेक्चर और नॉट, व्हेन आई वाज डिस्कसिंग सर्च मेथडोलॉजी, दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर ए रिफाइंड सर्च। सपोज फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ कि आपको किसके रिलेटेड सपोज डेटा चाहिए, आपको किस चीज के रिलेटेड डेटा चाहिए। क्योंकि जो आपका टॉपिक है टाइटल, ये जरूरी नहीं है कि आपको टाइटल टाइप करना है। सपोज फॉर एग्जांपल suppose I was talking, suppose for example अगर हम बात करेंगे जैसे शबनम का टॉपिक है डूम गली, अब अगर ये गूगल में या रिफाइंड सर्च में भी, गूगल स्कॉलर में या शोध गंगा जो डिजिटल रेपोस्ट्रीज हैं उसमें सपोज डूम गली टाइप करेंगे, निकलेगा वहां पे नहीं निकलेगा।
पॉसिबिलिटी है कि वहां पे ये चीज नहीं निकलेगा, क्योंकि उस पे में भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन जो उसका जो मेन सपोज ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसमें इसको एक प्रोजेक्ट करना है, इसको एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन इसका पोटेंशियल एसेस करना है। तो एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के बारे में बहुत सारा डेटा निकलेगा। तो वहां पे सर्च करना है अपना जो थीम है आपका प्रोजेक्ट का, आपको डेटा अपने प्रोजेक्ट थीम के रिलेटेड सर्च करना है, not with the exact title of the project, but you have secondary data आपके प्रोजेक्ट के थीम के रिलेटेड होगा, राइट? तो वो चीज तो आपको अवेलेबल है इस पे, मतलब दैट यू कैन डू राइट नाउ, क्योंकि उसमें आपको लॉकडाउन हैम्पर नहीं करेगा आपके काम को, क्योंकि वो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं वो चीज। क्योंकि आजकल क्या है कि आजकल जो भी स्टडी होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, या जो भी टूरिज्म डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और J&K या और कोई स्टेट का काम होता है, वो डिजिटल रिपोजिटरी में ऐड होता है। तो उसके बाद वो काम निकल जाता है दूसरे स्कॉलर्स को, जिनको फर्दर काम करना होता है। ये आपको समझ में आ रहा है डिजिटल रिपोजिटरी क्या होती है? सपोज किसी ने कोई स्टडी की, तो उसने उसका रिपोर्ट बनाया, तो ये रिपोर्ट फिर बाज़ाबिता क्योंकि अपलोड होता है सिस्टम में, तो वो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ वेबसाइट्स डेवलप की है। तो उसमें ये सारा मटेरियल, जैसे लाइब्रेरी होती है, फिजिकल लाइब्रेरी में बुक्स रहती हैं, जो बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं उसमें बहुत सारी वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स रहती हैं, बहुत सारे ऑथर्स की, फॉरेन ऑथर्स की, डोमेस्टिक ऑथर्स की। तो फिर वहाँ पे बाज़ाब्ता लाइब्रेरी स्टाफ होता है जो हेल्प करते हैं रीडर को कोई पर्टिकुलर बुक ढूंढने में वहाँ पे और उसको पढ़ने में। इसी तरीके से जो डिजिटल रिपोजिटरीज होती हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज होती है एक किस्म की, तो उसमें सारी बुक्स रहती है अवेलेबल। तो फिर जब रीडर को कोई बुक पढ़नी है, उसकी भी बाज़ाब्ता वो उसका एक सर्च मेन्यू रहता है, तो उसमें वो टाइप करके बुक का नाम, ऑथर का नाम वो निकल जाता है। इवन थीम का नाम एंटर करता है, तो वहाँ से वो रिपोर्ट, वो बुक निकल जाती है। तो दैट यू कैन मेक यूज ऑफ डिजिटल रिपोजिटरीज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सेकेंडरी डेटा। गेटिंग इट? यस सर। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो इनफैक्ट मैंने आपको बोला था पिछली बार भी कि जब आप निकालोगे सेकेंडरी डेटा, देन शो इट टू मी, थोड़ा सा मेरे साथ वो आप मुझे आइडिया आएगा कि आप सही ट्रैक पे हैं क्या नहीं। देन यू कैन, वी हैव द ऑप्शन हियर ऑल्सो ऑन दिस ऐप के उसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आता है। उसको यूज़ करके सपोज आपके फ़ोन पे ही अगर हैं वो जो आपने निकाला है डेटा, तो आप उसको दिखा सकते हैं मुझे, आई कैन सी इट। लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन भी मैंने ली ऐसे, तो आराम से हो पॉसिबल हुआ, क्योंकि इसमें है वो इनबिल्ट एक वो स्क्रीन शेयर ऑप्शन। देन whatever screen is displayed on your phone will be reflected on my phone। तो उसके थ्रू फिर आप मुझे दिखा भी सकते हैं कि आपने क्या क्या
कलेक्ट किया सेकेंडरी डेटा। यू गॉट इट? जी सर। ओके, तो और क्या आप पूछना चाहोगे? Sir, regarding career, रिगार्डिंग sir. After the completion of diploma, what should I do?